नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और शुरू हो चुका है देश का मूड मीटर। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए राहुल गांधी पूरा माहौल बनाने में लगे हुए हैं और लोकसभा में वो विपक्ष के नेता हैं तो जाहिर तौर पर जिम्मेदारी भी है कि सरकार को घेरते रहें। लेकिन अपनी राजनीति को धार देने के चक्कर में उन्होंने नरेंद्र और सरेंडर वाली जो एक काल्पनिक कहानी गढ़ी है और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका के दबाव में पीएम मोदी ने एक तरीके से पाकिस्तान के सामने सरेंडर कर दिया या मोदी झुक गए और पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने एक तरीके से जो तगड़ा सबक सिखाया वो कहानी झूठी है। ये सारी बातें जो गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी सरकार को घेरने की जो चौतरफा कोशिश हो रही है, अब राहुल गांधी की राजनीति को जो है उन्हीं की भाषा में एक तरीके से जवाब मिलना शुरू हो गया है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान से एक और तस्वीर सामने आई जिसे राहुल गांधी से लेकर तमाम वो नेता और वो लोग एक सबूत की तरह देख सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चलाकर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कैसा सबक सिखाया है। तो बहावलपुर, जहां की आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, वहां से एक नई तस्वीर सामने आई है और इस तस्वीर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुई स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों की कब्र दिख रही है और तस्वीर में 21 आतंकियों की कब्र साफ साफ दिखाई दे रही है और बताया जा रहा है कि यह कब्र जैश के चीफ और आतंकी सरगना मसूद अजहर के फैमिली मेंबर्स की है जो बहावलपुर में भारत की एयर स्ट्राइक के दौरान मारे गए थे। आतंकियों के कब्र की तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का सबूत है एक तरीके से। और जरा आप देखिए कि ये जो इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए और इस पर जो लिखा गया है उसको भी पढ़िए। अब इसमें जो एक कब्र है उस सब के सामने वो नेम प्लेट लगाए गए हैं और जो लोग मारे गए हैं इस हमले में उनकी कब्रें हैं और उनके सामने क्या क्या लिखा हुआ जरा देखिए। ये मोहम्मद जमील अहमद, इस पे लिखा हुआ है मोहम्मद जुबैर, ये है मोहम्मद हमजा जमील और ये जो आप देख रहे हैं इस तरफ से मोहम्मद गजवा, मोहम्मद उमर। और इस तरीके से आप देखिए कि किन किन लोगों के यहां पे जो है वहां पर कब्रें दिखाई दे रही है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये यहां पे ये लिखा हुआ है और उसके बाद शहीद गजवाए हिंद ये लिखा गया है यहां पे। ये जो आप देख रहे हैं ये काले पट्टी पे जो ये आप देख रहे हैं सफेद से जो लिखा गया है उसका मतलब ये है कि शहीद गजवाए हिंद। और उसमें नाम किसका है? मंसूर मिर्जा साहब शहीद उर्फ भाई हुजैफा शहीद साहब, ये लिखा गया है। और 7 मई 2025 इस तारीख को याद करिए, ये वही तारीख है जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया था और बहावलपुर में जो जैश का पूरा ठिकाना था उसको तबाह कर दिया गया था। और उसी हमले में जो मारे गए लोग हैं जो खास करके आतंकी और मसूद अजहर के रिश्तेदार हैं उन सब की कब्रें हैं यहां पर और उनमें बहुत सारे आतंकियों के नाम आप पढ़ सकते हैं जिनकी की कब्र के ऊपर उनके नाम लिखे गए हैं और तारीख भी लिखी गई है 7 मई 2025। इसमें ये आतंकी क्यों, ये जो आतंकियों की कब्र इसे क्यों कहा जा रहा है इसको भी समझिए। इसमें चूंकि इस नेम प्लेट पे आप देखिए साफ साफ शब्दों में लिखा गया है शहीद गजवाए हिंद। आप सोचिए कि जो गजवाए हिंद का जो प्लान बना लेकर चलते हैं और जो सपना या मंसूबा पाले हुए लोग हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे हिंदुस्तान पर इस्लामी हुकूमत होगी और इस मकसद से जो लोग काम कर रहे हैं और इस मकसद से जो दुनिया में जंग छेड़े हुए हैं और हिंदुस्तान को लगातार टारगेट करते रहते हैं, ये जो आदमी है जिसका नाम मंसूर मिर्जा साहब शहीद उर्फ भाई हुफैजा शहीद साहब जिसको कहा जा रहा है, ये ऐसे ही लोगों में से था, ऐसे ही आतंकियों में से था जिसका मकसद गजवाए हिंद करना है। अब आप इस नेम प्लेट और ये जो कब्रों पर लगाई गई जो प्लेट्स है उसमें जो लिखी गई चीजें हैं उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भारत ये कहता है कि जो भारत ने 7 मई को जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू करके और आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया, तो वो दावा कितना सही है, कितना सटीक है, आप इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं। पाकिस्तान का जो डेलीगेशन आज दुनिया भर में घूम रहा है और पाकिस्तान के लोग जब भी, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी सरकार के लोग जब भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, तो उन्होंने बार बार इसी बात को दोहराया कि भारत ने सिविलियन को निशाना बनाया है,
भारत के हमले में पाकिस्तान के सिविलियन मारे गए हैं, लेकिन वो सिविलियन कौन थे जिनको सिविलियन कहा जा रहा है? असल में वो सिविल ड्रेस में आतंकी थे। वो असल में वो लोग थे जिनका मकसद गजवाए हिंद था, जिनका मकसद भारत में खून खराबा करना था, भारत में इस्लामिक राष्ट्र स्थापित करना था, इस्लामिक हुकूमत स्थापित करना था। और ये जो आप देखिए कब्र पर लगाए गए नेम प्लेट हैं, उससे ये बात साबित हो रही है। तो जिस आतंकी सरगना मसूद अजहर ने पहलगाम में हिंदू महिलाओं का सिंदूर उजाड़ा था, अब वो खून के आंसू रो रहा है। उसके परिवार वालों के कब्र की तस्वीर तो आपने देखी। अब मसूद अजहर का एक ऑडियो भी जो सुनिए, जो कि सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है और कहा जा रहा है कि इसमें जो आवाज है वो मसूद अजहर की है। और सुनिए कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर के प्रहार से आतंकी सरगना मसूद अब बिलख बिलख के रो रहा है। मेरे लेकिन मेरी सैराबियों की तशना सामानी नहीं जाती, नहीं मालूम किस आलम में हुस्ने यार देखा था। कोई आलम हो लेकिन दिल की हैरानी नहीं जाती। जले जाते हैं बढ़ बढ़ कर, मिटे जाते हैं गिर गिर कर। हुजूर शमा परवानों की नादानी नहीं जाती। मोहब्बत में एक ऐसा वक्त भी दिल पर गुजरता है कि आंसू खुश्क हो जाते हैं, तुग़यानी नहीं जाती। तो एक तरफ तो पाकिस्तान से वहां मारे गए आतंकियों की कब्र सामने आ रही है, मसूद का मातम चल रहा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तानी नेता दुनिया के दूसरे देशों में घूम घूम कर ये लोगों को बरगलाने निकले हैं, उनको ठगने निकले हैं कि इंडिया की देखा देखी उन्होंने पाकिस्तान ने दुनिया के दूसरे देशों में जो डेलीगेशन भेजा है वो ये साबित करने में जुटे हुए हैं कि पाकिस्तान के साथ कैसे ज्यादती हुई है। और पाकिस्तान तो एक असल में अमन पसंद मुल्क है और आतंकवाद से वो भी लड़ रहा है, आतंकवाद का वो भी शिकार है। लेकिन कहते हैं ना कि आदमी लाख छिपाए लेकिन फितरत नहीं छिपती है, आदत नहीं बदलती है। और पाकिस्तान की तो आदत ठहरी आग लगाने की, धर्म के नाम पर जहर फैलाने की। तो अमेरिका में भी यही दिखाई दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चीफ और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका में एक प्रेस ब्रीफिंग की और यह साबित करने की कोशिश की कि भारत में मुसलमानों को धर्म की वजह से टारगेट किया जा रहा है। उसने बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए और पाकिस्तान पर हमला करके भारत एक तरीके से जो भारतीय मुसलमान हैं उनको डिमोनाइज कर रहा है, उनको बदनाम कर रहा है और उनकी गलत छवि बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन देखिए कि जो पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, पाकिस्तान का जो फर्जीवाड़ा है, लगे हाथ के हाथ वहीं मौजूद एक विदेशी पत्रकार ने कैसे बिलावल को आईना दिखा दिया, और वो भी कोई हिंदुस्तानी मूल का पत्रकार नहीं था। इस विदेशी पत्रकार ने बिलावल को एक कहते हुए एक्सपोज कर दिया कि मैंने दोनों पक्षों की प्रेस ब्रीफिंग देखी है और जहां तक मुझे याद है भारतीय पक्ष की ब्रीफिंग एक मुस्लिम महिला सैन्य अधिकारी कर रही थी, और आप कह रहे हैं कि भारत जो है वो मुसलमानों को डिमोनाइज कर रहा है। तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? एक बार जरा देखिए आप, और उसके बाद फिर देखिए कि किस तरीके से इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है पाकिस्तान की। Let me start with a statement you made today, saying that the recent terrorist attack in Kashmir is being used as a political tool to demonize Muslims in India. Sir, I have watched the briefings on both sides, and as far as I recall, there were Muslim Indian military officers who were conducting the briefing on the Indian side. Well, as far as तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश को जानकारी देने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग में कर्नल सोफिया कुरैशी आई थी और ये पूरी दुनिया ने देखा। साथ में विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिश्री भी थे। अमेरिका में बिलावल का कट्टर एजेंडा ये साबित करता है कि उनकी सोच एकदम पहलगाम के आतंकियों से मिलती है। पहलगाम में भी आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था और हिंदुओं को टारगेट किया था ताकि हिंदुस्तान में धार्मिक तनाव पैदा हो सके, दंगे भड़काए जा सकें। लेकिन उनका एजेंडा कामयाब नहीं हुआ और देश एकजुट रहा, बल्कि देश की एकजुटता और बढ़ी। हिंदुस्तान
हर मोर्चे पर एकजुट होकर लड़ा और एकजुट हिंदुस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान को उसके गुनाहों की सजा दी। और यहां देख लीजिए कि अमेरिका में बिलावल भी एकदम आतंकियों की तर्ज पर उसी एजेंडे के तहत वही कट्टर जो प्रोपेगेंडा है, जो नैरेटिव है, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में धार्मिक आधार पर भेदभाव का झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, लेकिन एक विदेशी ने ही बिलावल को खामोश कर दिया। असल में इन पाकिस्तानियों की यही कट्टर माइंडसेट इनके लिए अब आत्मघाती साबित हो रही है और इसी घटिया माइंडसेट की वजह से आज दुनिया के वो देश भी पाकिस्तान के साथ नहीं खड़े हो रहे जो पहले इनका साथ देते आए थे। मसलन मलेशिया, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है मलेशिया, और पाकिस्तान एक तरीके से पाकिस्तान, टर्की और मलेशिया का एक तरीके से एक त्रिकोण बनता रहा है और कई मोर्चों पर मलेशिया पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा है। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद कैसे मलेशिया ने भी पाकिस्तान से हाथ झटक लिया, यह जरा देखिए। और इसकी वजह भी पाकिस्तान की यही कट्टर पॉलिटिक्स है। दरअसल हिंदुस्तान की डेलीगेशन के मलेशिया पहुंचने के पहले पाकिस्तान ने मलेशिया से भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल के कार्यक्रम रद्द करने की मांग कर दी और पाकिस्तान ने कहा कि हम भी इस्लामिक राष्ट्र हैं और आप भी इस्लामिक राष्ट्र हैं और इसलिए आपको जो भारत का डेलीगेशन है, भारत की जो प्रेस ब्रीफिंग है, इसको रद्द कर देना चाहिए। मलेशिया में जितनी भी जगह ब्रीफिंग हो रही है उसको इजाजत नहीं देनी चाहिए। लेकिन मलेशियाई सरकार ने इस कट्टर एजेंडे को सिरे से खारिज कर दिया और मलेशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सभी कार्यक्रम जो निर्धारित उनका कार्यक्रम था, निर्धारित शेड्यूल था, उसी के अनुसार सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। जेडीयू सांसद संजय झा के नेतृत्व में भारतीय सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया की यात्रा की और इस दौरान टीम ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो न्यू नॉर्मल पॉलिसी है और ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरा फैक्ट दुनिया के सामने रखा, जिसके बाद मलेशिया समेत सभी देशों ने पहलगाम में 26 निर्दोष लोगों की हत्या की निंदा की और भारत के आतंकवाद विरोधी कोशिशों का साथ दिया। मलेशिया के इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक झटका माना जा रहा है। इससे पहले भी ओआईसी की बैठक में इंडोनेशिया, मिस्र और बहरीन जैसे देश जो कि इस्लामिक राष्ट्र हैं और कई मौकों पर पाकिस्तान का समर्थन करते रहे हैं, उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। और पाकिस्तान के लिए जले पर मिर्ची ये है कि इस्लामिक देशों ने उसे एक्सपोज करने का काम है इस्लामिक देशों में, वो किसी और ने नहीं बल्कि हिंदुस्तान के एक मुसलमान ने किया। एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जो भारत सरकार की तरफ से भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे, उन्होंने सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया जैसे मुस्लिम देशों में जाकर पाकिस्तान की इतनी फजीहत की, इतना धोया, कहते ना कि धागे खोल दिए एक तरीके से। ओवैसी ने पाकिस्तान के कैसे धागे खोले, ये इसकी तस्वीरें और इसके वीडियो हम आपको लगातार दिखाते रहे हैं। इन मुस्लिम देशों में जाकर जो मुसलमान की रट लगाने वाला जो पाकिस्तान है, ओवैसी ने उसकी कैसी क्लास लगाई है, आप एक बार देखेंगे तो आपको भी मजा आ जाएगा। तो पाकिस्तान का जो एजेंडा है वो कैसे फ्लॉप साबित हुआ है इन सारे देशों में, और अभी जो उसका जो नया प्रतिनिधिमंडल बाकी देशों में जाने की जो उसकी पूरी प्लानिंग है, अगर इसी एजेंडे के साथ वो आगे बढ़ते रहे तो आगे भी उनको इसी तरीके से तमाचे लगते रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आगे आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा ओवैसी के कुछ बयानों के हाइलाइट सुनिए और समझिए कि कैसे पाकिस्तान हर मोर्चे पर बेनकाब हो रहा है। And these stupid jokers, they want to compete with India. They had given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपने में हम स्कूल में सुनते थे
तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। इन नालायकों को अकल भी नहीं है। पाकिस्तान वुड बी ब्रॉट इन FATF ग्रे लिस्ट एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज दिस होल। तो ओवैसी ने पाकिस्तान की इतनी जबरदस्त धुलाई की और जिस तरीके से पाकिस्तान के पूरे एजेंडे को और खारिज किया और बल्कि उसको एक्सपोज किया और भारत का जो स्टैंड है आतंकवाद को लेकर और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर, उसका मकसद क्या था और क्यों ये जरूरी था, ये साबित करने में ओवैसी ने जिस तरीके से कहा जाए कि जितने सधे हुए अंदाज में पाकिस्तान की क्लास लगाई दुनिया भर में घूमकर, आज उसका इस्तकबाल जो है वो पूरे हिंदुस्तान में हो रहा है। और इसीलिए जब वो स्वदेश लौटे, भारत लौटे ओवैसी, तो उनके होम टाउन हैदराबाद में उनका जबरदस्त स्वागत किया गया है और उसकी भी कुछ तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। शहर के कई मेट्रो स्टेशन और उसके पिलर्स, बड़े बड़े चौराहे और सारी जगहों पे उनके स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं जिनमें लिखा था कि आतंकवाद के खिलाफ खड़ा एक शख्स पाकिस्तान के खिलाफ एक उसका जो प्रोपेगेंडा था पाकिस्तान का, उसको उन्होंने बेनकाब कर दिया है। और इस तरह के पोस्टर्स जो है वो पूरे हैदराबाद में आज की तारीख में दिखाई दे रहे हैं। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का, और आज अयोध्या के राम दरबार से जुड़ी नवभारत की मिनी सीरीज में आपको यह बताने का कि प्राण प्रतिष्ठा में पालकी क्यों शामिल की गई है और उसके पीछे की कहानी क्या है। जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय जय श्री राम, राम राम जय श्री राम। दरबार के स्वागत के लिए अयोध्या तैयार है, राम मंदिर सज धज चुका है और अब सिर्फ 16 घंटे बचे हैं राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा में। लेकिन 5 जून को अयोध्या में होने जा रहे इस महान अनुष्ठान में आम जनों की एंट्री नहीं है, इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा से एक दिन पहले अयोध्या राम मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। MP, राजस्थान, बिहार, बंगाल, गुजरात, तमाम राज्य और दक्षिण भारत से बड़ी संख्या में आए जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या में कतार लगाकर खड़े हैं और उनके मन में तो रामलला है ही, राजा राम और राम दरबार की वो छवि भी बसी हुई है जिसे वो अपने पुरखों और अपनी परंपरा के जरिए देखते, समझते और पूजते आए हैं। देश का मूड मीटर में आज आपको बताएंगे कि भारत के अलग अलग हिस्सों में कैसे राम दरबार की अलग अलग छवियां एक तरीके से विराजमान हैं और स्थापित हैं, और उसमें क्या हैरान करने वाली खासियतें हैं। अलग अलग भाषा बोली के राम भक्त अयोध्या राम मंदिर में राम दरबार का दर्शन करने आएंगे तो उन्हें क्यों अलग अलग तरह की अनुभूति होगी। तो प्राण प्रतिष्ठा के लिए, विधान के लिए अयोध्या के मंदिर के प्रथम तल पर एक खास तरह के मंडल की स्थापना की गई है और उसके बाद एक देव पालकी भी सजाई गई और ये इसे पूरे शहर में घुमाया गया है। इस रहस्यमय विधान का कनेक्शन कैसे रावण की लंका से है, इसका भी राज मैं आगे खोलूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं कि अयोध्या राम मंदिर में आज क्या क्या धार्मिक विधान हुआ। तो राम मंदिर में आज यज्ञ मंडप में 33 कोटि देवताओं का आह्वान हुआ और उनके सामने मूर्तियों का 6 तरह का अधिवास हुआ। अन्नाधिवास, इसमें मूर्ति को 7 अनाज में रखा जाता है। उसके बाद धृताधिवास, जिसमें कि मूर्तियों को घी का लेप किया जाता है मूर्तियों के ऊपर। उसके बाद जलाधिवास, जिसमें मूर्ति को 7 नदियों के जल में रखा जाता है। उसके बाद पुष्पानिवास, यानी कि मूर्ति को 7 तरह के फूलों से ढका जाता है। उसके बाद शर्कराधिवास, यानी कि गन्ने के रस में मूर्ति को रखा जाता है इसमें। और फिर शय्याधिवास, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले मूर्ति को सुलाने की जो परंपरा है, ये सारे अधिवास के जरिए ये 6 जो अधिवास हैं इसको पूरा किया गया है। और अभी आप ये जो शो जब देख रहे हैं तो अयोध्या राम मंदिर में मूर्ति के शय्याधिवास का विधान चल रहा है। और शय्याधिवास का मतलब होता है कि मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है
और माना जाता है कि उसमें अन्नमय कोश, ज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश, विज्ञानमय कोश और मनोमय कोश स्थापित हो चुका है। और जब प्राण प्रतिष्ठा के मंत्र पढ़े जाएंगे तो इन्हीं पांचों कोशों के जरिए मूर्ति में प्राण का संचार होगा। यानी शय्याधिवास के साथ ही राजा राम के राम दरबार की अब बस प्राण प्रतिष्ठा का विधान ही बाकी रह गया है। अयोध्या राम दरबार की वो तस्वीर कल दोपहर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद दुनिया देख सकेगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि भारत में राम दरबार के कितने रूप प्रचलित हैं और किस मायने में वो एक दूसरे से अलग हैं। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि अयोध्या राम मंदिर में स्थापित होने वाला राम दरबार, इसमें 6 मूर्तियां हैं, सीता, राम और राम के तीनों भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, और उसके अलावा उनके सेवक हनुमान। लेकिन भारत के अलग अलग हिस्सों में प्रचलित राम दरबार की छवि में राम से जुड़े कई और किरदार भी नजर आते हैं और उनकी कहानी भी बहुत खास है। तो सबसे पहले देखिए, ये नाथ द्वारा पिचवाई आर्ट इसको कहते हैं, और ये जो अभी आप इस समय तस्वीर देख रहे हैं ये भी राम दरबार की एक तस्वीर है। और इस राम दरबार की जो तस्वीर है ये कहां की है? ये नाथ द्वारा पिचवाई आर्ट है। इसमें राम दरबार में क्या क्या दिखता है जरा देखिए। इसमें भगवान राम तो दिखते ही हैं। भगवान राम का जब एक तरीके से राज्याभिषेक हो रहा था उस समय के राम दरबार की ये तस्वीर है, और उसमें महर्षि वशिष्ठ, महर्षि वाल्मीकि दिखते हैं। उसके अलावा उनके सारे सेनापति, ये इधर आप देखिए, उनके सारे सेनापति इधर खड़े हैं। महर्षि वशिष्ठ एक तरफ, दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि दिखते हैं। और राम और सीता तो जैसा कि होता है वो तो हैं ही। राम की बहन इसमें कांता भी इसमें दिखाई देती हैं, और बहनोई श्रृंगी ऋषि, ये जो है वो श्रृंगी ऋषि की तस्वीर भी इसमें है। और अवध जनकपुर का पूरा परिवार जो है वो उनका मतलब यानी कि उनके ससुराल पक्ष का और उनकी जो अयोध्या के जो वासी हैं वो सब तो दिखते ही हैं, उनके ससुराल पक्ष के लोग भी दिखते हैं। तो ये उनके राम दरबार की वो तस्वीर है नाथ द्वारा पिचवाई आर्ट में। इसमें राम के दाहिने हाथ की तरफ उनके सेनापति मौजूद हैं, उसके बाद सीता की तरफ अवध और जनकपुर का परिवार पूरा दिखता है। इस तरफ सामने राम की बहन कांता और बहनोई श्रृंगी ऋषि, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा ये जो पूरा जो राम दरबार है ये नाथ द्वारा की। अब जरा दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये जो राम दरबार की अलग अलग तस्वीरें अलग अलग राज्यों में अलग अलग इलाकों में है वो है आपको। ये गौड़िये पेंटिंग में राम दरबार कैसा दिखता है वो जरा देखिए। इसमें प्रभु राम तो हैं ही, इसमें शास्त्रों के साथ सेनापति भी दिखते, शस्त्रों के साथ सेनापति भी दिखाई देते हैं। इसमें कि जामवंत दिखते हैं, हनुमान, सुग्रीव, बाकी लोग दिखाई दे रहे हैं। और रावण की मृत देह यहाँ पे आप देखते हैं, 10 सिर वाला रावण, ये उसकी मृत देह शरीर भी उनका यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो राम दरबार है एक तरीके से ये अयोध्या का नहीं बल्कि एक तरीके से रावण वध के बाद जो तस्वीर सामने आई थी वो तस्वीर एक तरीके से है, लेकिन ये भी एक तरह का राम दरबार ही है। इसमें धनुष बाण धारण किए राम दिखाई देते हैं, आप जैसा कि तस्वीरों में देख सकते हैं, और शस्त्रों के साथ उनके सारे सेनापति दिख रहे हैं। यानी कि ये युद्ध के तुरंत बाद की तस्वीर एक तरीके से ये बनाई गई है। अब जरा अगली तस्वीर दिखाइए राम दरबार की एक दूसरी तस्वीर। ये देखिए जयपुर पेंटिंग में राम दरबार कैसे दिखते हैं। इसमें जयपुर पेंटिंग में राम दरबार की ये तस्वीर है, और इसमें जाहिर सी बात है कि ये जयपुर का मामला है, तो ये थोड़ा सा इसमें राजसी वेश में राम और सीता और लक्ष्मण सारे लोग दिखाई देते हैं। आप देखिए इनके शरीर पर आभूषण वगैरह आपको एकदम दिखेंगे पूरे राजसी ठाट बाट के साथ, और उनकी सेवा में हनुमान, अंगद, सुग्रीव और विभीषण भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये राम दरबार की एक और तस्वीर है, इसमें महर्षि वाल्मीकि भी मौजूद हैं। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां देखिए महर्षि वाल्मीकि मौजूद हैं यहां पे। और ये जो राम दरबार है ये जयपुर पेंटिंग में इस तरीके का राम दरबार दिखाई देता है। कुछ और भी तस्वीरें हैं, जरा उसको भी दिखाइए। ये जो है केरल पेंटिंग में राम दरबार कैसा दिखता है ये जरा देखिए। आपने इस तस्वीर को देखकर ही आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये जो केरल में जिस तरह की चित्रकारी की जाती है वो उस तरह की चित्रकारी है। और इसमें तीनों भाइयों के साथ राम और सीता इसमें इस पेंटिंग में आपको दिखाई दे रहे हैं, और
चारों सेनापति हनुमान, अंगद, सुग्रीव और विभीषण ये भी आपको दिखाई देंगे। उसके अलावा ऋषि वशिष्ठ, विश्वामित्र ये सारे भी हैं। जैसा कि पहली तस्वीर में हमने आपको दिखाया था नाथ द्वारा वाली तस्वीर, उसी तरीके के इस राम दरबार में भी ये राज्याभिषेक की समय की तस्वीर है। और ये जो राम दरबार है उस समय का है जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था, इसलिए ऋषि विश्वामित्र और वाल्मीकि ये भी उनके राज्याभिषेक के समय मौजूद हैं और उनका राज्याभिषेक हो रहा है। तो उस समय का तो राम और सीता के साथ उनके भ्राता, उनके सेनापति और उनके सेवक और उनके दोनों गुरु ये सब मौजूद हैं इस राम दरबार में। ये केरल पेंटिंग में ऐसा दिखता है। अब मैसूरू पेंटिंग में कैसा राम दरबार की कैसी छवि उभरती है जरा ये देखिए। इसमें राम जो है वो ज्ञान मुद्रा और अभय मुद्रा में सीता दिखाई दे रही हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि ज्ञान मुद्रा से मतलब ये है कि इनके हाथों की, इनके उंगलियों की जो मुद्रा है ये ज्ञान मुद्रा है, और अभय मुद्रा में मां सीता की जो हथेली है वो अभय मुद्रा में है। और ये मैसूरू पेंटिंग में इस तरह की तस्वीर दिख रही है। और विभीषण और रावण के सौतेले भाई कुबेर ये भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो ये इसमें पहली बार किसी राम दरबार में कुबेर भी दिखाई दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि ये भी अयोध्या का ही राम दरबार है जिसमें कि कुबेर और विभीषण दोनों दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इसमें और कौन कौन दिख रहे हैं जरा एक बार देखिए। कुबेर के खजाने से माला निकालते हुए अंगद दिखाई दे रहे हैं इसमें। यह भी एक महत्वपूर्ण बात है इसमें। यहां देखिए ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें नीचे की तरफ देखिए, ये यहाँ पे अंगद दिखाई दे रहे हैं जो कि कुबेर के खजाने से माला निकाल रहे हैं। और ये राम दरबार की एकदम अलग और बहुत ही रोचक तस्वीर है। और इस तरीके से भारत के अलग अलग हिस्सों में राम दरबार की अलग अलग कल्पना रही है, अलग अलग छवि लोगों के दिल में बसती रही है। और ये राम दरबार एक अलग ही है। मधुबनी पेंटिंग में, बिहार में जो मधुबनी पेंटिंग है वहां पे राम दरबार कैसा दिखता है। और जैसा कि आप मधुबनी चूंकि मिथिला का इलाका है, माता सीता का इलाका है, भगवान राम की ससुराल वाला इलाका है, वहां कैसा राम दरबार इतना भव्य दिख रहा है जरा देखिए। ये राज्याभिषेक के बाद का राम दरबार है जिसमें पुष्पक विमान पे ये बहुत सारे देवी देवता जो है वो के साथ साथ पूरा राम दरबार दिखाई दे रहा है। ये पुष्पक विमान से जब रावण के वध के बाद जब अयोध्या लौटे थे भगवान राम पुष्पक विमान से, ये उस समय का पूरा चित्रण है। इसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब दिखाई दे रहे हैं, भगवान गणेश दिखाई दे रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में लोग जो कि आम अयोध्या वासी हैं वो उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। आप दोनों तरफ देखिए कि आसमान में देवता और देवी ये इनके भी चित्र हैं जो कि ये बताता है कि भगवान राम जब अयोध्या आ रहे थे तो कैसे सारे देवी देवता उनकी अगवानी कर रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे आकाश मार्ग में। तो ये एक अलग तरह की तस्वीर है, ये एक अलग तरह के राम दरबार की परिकल्पना है जो कि मधुबनी पेंटिंग में दिखाई देती है। तो इस तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों में भगवान राम की अलग अलग छवियां, उनके अलग अलग रूप और उनकी जो ये कहा जाए कि भगवान राम का जो चरित्र है और वो अलग अलग रूपों में बसता है और लोगों के दिल में, लोगों के मन में उनकी एक अलग तस्वीर लेकर लोग चलते हैं। और वही जो तस्वीर है वो अलग अलग रूपों में, पेंटिंग्स में, मूर्तियों में और अलग अलग कलाओं के रूप में बाहर निकलकर सामने आती है। तो ये तो रही अलग अलग तरह के राम दरबार की बात। और अब बात उस पालकी की जिसे धार्मिक विधान के दौरान अयोध्या राम मंदिर परिसर में घुमाया गया था। ये पालकी राम दरबार से रावण के लंका के कनेक्शन को जोड़ती है। रामायण में एक प्रसंग आया है कि लंका विजय के बाद राम ने रावण की कैद से देवताओं को छुड़ाया था और उसके बाद देवताओं ने उनकी पालकी निकाली थी। इसीलिए राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मंदिर परिसर में राजा राम की पालकी निकाली गई और इस पालकी यात्रा में 33 कोटि देवता मौजूद रहे और इसके लिए अयोध्या राम मंदिर में सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण किया गया है। तो ये तो था आज का विधान।
और अब बारी प्राण प्रतिष्ठा की है और अब से 16 घंटे बाद अयोध्या राम मंदिर में एक तरीके से जो कि आकार ले लेगा और इसी के साथ ही जो राम मंदिर का जो संपूर्ण जो स्वरूप है वो दुनिया के सामने आ जाएगा। तो देश का मूड मीटर में वक्त है अगली स्टोरी का और आपको ये बताने का कि हिंदुस्तान में कहां बिक रहा है 2.5 लाख रुपए किलो आम। तो आम का सीजन शुरू हो गया है और आप इन दोनों बाजार जाते होंगे तो आम जरूर दिखते होंगे आपको और आप खरीदते भी होंगे और कोई आम 100 रुपए किलो बिक रहा होगा तो कोई 200 रुपए किलो। लेकिन अगर कोई आपसे कह दे कि एक आम की कीमत 80,000 रुपए है और ये आम जो है वो 2.5 लाख रुपए किलो है तो आप सोचिए कि आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। मतलब बहुत सारे लोग तो नाराज हो जाएंगे कि भाई सुबह सुबह मैं मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूं क्या, 2.5 लाख रुपए किलो कौन सा आम होता है यार, इतने में तो इससे सस्ता तो सोना बिक रहा है। मतलब आप सोचिए। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि ये सच है तो एक बार की आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको एक स्टोरी दिखा रहा हूं कि किस तरीके से हिंदुस्तान में वो आम उपज रहा है जिसकी कीमत, एक आम की कीमत 80,000 रुपए है। तो ये जो आम है ये ग्लोबल मार्केट में 2.5 लाख से 3 लाख रुपए प्रति किलो के भाव से बिकता है। या मैं कहूं कि बिकता नहीं है क्योंकि ये आम कोई खरीद नहीं सकता ऐसे कहीं ठेले से जैसे हम और आप खरीद लेते हैं। असल में इस आम की नीलामी होती है क्योंकि ये आम नहीं, बहुत खास है। ये आम बहुत खास है और दुनिया का सबसे महंगा आम है और इसका नाम है मियाजाकी। ऑफ सीजन में इस आम की कीमत 2.5 लाख छोड़िए 3 से 3.5 लाख रुपए प्रति किलो हो जाती है। और मियाजाकी आम में आखिर ऐसा क्या है जो इसके दाम लाखों में है? क्या ये आम कुछ खास तरह के गुणों का खजाना है या इसमें कोई ऐसी चीज पाई जाती है जो बहुत बेशकीमती बना देती है इसको, या फिर ये कुछ अमीर लोगों का स्टेटस सिंबल है जिसकी वजह से इसकी कीमत आसमान छू रही है? तो इसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार आप सोचिए कि जिस एक आम की कीमत 80,000 से अधिक हो उस आम के पूरे बगीचे की कीमत कितनी होगी और वो बगीचा कितना खास होगा, ये जरा एक बार देखिए। तो उसकी एक झलक आपको दिखाता हूं। आपने आम के बहुत सारे बगीचे देखे होंगे लेकिन आपने ऐसा बगीचा नहीं देखा होगा जिसकी रखवाली के लिए बाउंसर बाकायदा तैनात किए गए हों। और इस बगीचे में सिक्योरिटी में बाउंसर तो हैं ही लाठी और भाले के साथ, 24/7 पूरी सुरक्षा होती है इसमें। और ऐसा कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरे ऐसे लगाए गए हैं जो एक एक आम पर फोकस रखता है कि एक एक आम कि कहीं दाएं से बाएं ना हो जाए। जरा देखिए तो और ये कहां बाग है? ये बगीचा बनारस में है जहां का लंगड़ा पहले ही लोकल से ग्लोबल हो चुका है। लेकिन उस बनारस में जब मियाजाकी आम का बगीचा लगाया गया तो उस बगीचे में किस तरह का रौला है लोगों का, जरा देखिए। तो सबसे पहले हम आपको उस आम की प्रजाति के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर आम की जो प्रजाति है मियाजाकी, ये जापान की एक प्रजाति है और इसी प्रजाति का जो एक पौधा है वो वाराणसी के चोलापुर इलाके में लगाया गया है। और वो हम आम की तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये देखिए, ये मियाजाकी आम है और इसकी खासियत ये है कि ये लगभग इसकी जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत है वो 2 से 2.5 लाख रुपए प्रति किलो बताई जा रही है। और ये पौधा देखिए कि कितना छोटा है, लेकिन यहाँ पर जो फल हैं वो लगातार यहाँ पर लगते जा रहे हैं। हालांकि अभी ये बहुत छोटा पौधा है, लेकिन जिस तरीके से इसकी जो खासियत है, जो इसकी डिमांड है, उसकी रखवाली के लिए अब यहाँ पर बाकायदे बाउंसर और जो पहरेदार हैं उनकी नियुक्ति की गई है ताकि जो दूसरे लोग हैं उससे इसकी सुरक्षा की जाए। तो मियाजाकी आम के बारे में कुछ और रोचक बातें जान लीजिए। तो मियाजाकी आम को सोने का अंडा भी कहते हैं और इसे जापान में, वैसे तो इसका नाम ताइयो नो तमागो है जिसे अंग्रेजी में एग ऑफ द सन कहते हैं, यानी सूरज का अंडा। और ये नाम इसकी बनावट और रंग के चलते इसको मिला है क्योंकि ये लाल, चमकदार और गोल होता है। हालांकि जो आपको तस्वीर अभी दिखा रहे थे आशुतोष वो इतना सुंदर नहीं था, लेकिन ये जो
तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जो असली मियाजाकी है, जो जापान में होता है, उसकी तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं। तो मियाजाकी आम पहले सिर्फ जापान के मियाजाकी शहर में होता था और इसी वजह से इसका नाम इसको मियाजाकी दिया गया। हालांकि अब भारत में भी बहुत सारे किसानों ने इसकी खेती और बागवानी शुरू कर दी है और एक सवाल अब यह बनता है कि आखिर इस आम की इतनी ज्यादा कीमत क्यों है। तो इसका पहला जवाब तो यह है कि इस आम की पैदावार बहुत कम होती है। किसी साधारण आम के पेड़ में कम से कम 1 क्विंटल तो पैदावार हो ही जाती है आम की, लेकिन मियाजाकी जो पेड़ होता है इसमें 2 किलो से 2.5 किलो ही पैदावार होती है एक पेड़ में। आप सोचिए, एक पेड़ में 2 से 2.5 किलो आम। तो जब सप्लाई कम होगी और डिमांड होगी तो कीमतें तो बढ़ती ही है। तो ये तो सिंपल सा नियम है इकोनॉमिक्स का, वही नियम यहां भी लागू हो रहा है। दूसरी बात यह है कि मियाजाकी आम को बहुत ही कड़े क्वालिटी चेक के बाद, बहुत कठोर क्वालिटी चेक के बाद ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाता है और सिर्फ 5 से 15% आम ही एक्सपोर्ट के लिए चुने जाते हैं और एक आम का वजन 350 ग्राम के ही आसपास होना चाहिए, दिखने में एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, एकदम किसी तरह का कोई उसमें दाग धब्बे नहीं होना चाहिए। ये सारे जब टेस्ट से कोई आम पास हो जाता है तब उसको मियाजाकी ब्रांड के नाम से दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। और तीसरी बात यह कि इस आम की बागवानी में लागत बहुत ज्यादा आती है। इस आम को उगाना थोड़ा आसान नहीं होता है क्योंकि तेज धूप, हल्की बारिश और उसके साथ एक खास क्लाइमेटिक कंडीशन में ही उगता है। इसीलिए इसकी देखभाल के लिए बाकायदा ग्रीन हाउस में इसको उगाया जाता है। तो ये सारी वजह है जिसकी वजह से ये जो आम है बहुत खास हो जाता है। इसके अलावा एक और चीज है कि इसमें जो शुगर कंटेंट होता है वो कम होता है, कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए भी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, इसलिए भी ये आम एक तरीके से सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है, इसलिए इसकी कीमत ज्यादा होती है। तो मियाजाकी के बारे में और थोड़ा रिसर्च करिएगा। जापान में ऐसे और भी दूसरे फल होते हैं, मस्क मेलन वगैरह, जिसकी कीमत लाखों में होती है, उसके बारे में भी जानना बहुत रोचक होगा, उसके बारे में भी थोड़ा स्टडी करिएगा। फिलहाल आपको चलते चलते एक बहुत हैरान करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीर के साथ मैं छोड़ता हूं आपको, लेकिन साथ साथ सोचने के लिए भी हमें